दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज जो है ईवीएस का प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे, तो ईवीएस का सेट देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पे। पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अधिगम उपागम है। तो पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अधिगम उपागम क्या है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है समूहों में व्यक्तिगत क्रियाकलापों का मान में वृद्धि। दूसरा ऑप्शन है सामूहिक कार्यों के लिए विषयों का मान में वृद्धि। तीसरा ऑप्शन है समूह में क्रियाकलाप के मान में वृद्धि। और चौथा है समूहों में शिक्षक के मान का वृद्धि। तो इसमें राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि राइट आंसर क्या होगा, पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अधिगम उपागम क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा समूह के क्रियाकलापों के मान में वृद्धि। तो ग्रुप में कोई काम करेगा तो क्या होगा, उसके मान में ज़्यादा वृद्धि होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रुप एक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिद्धि स्वतंत्रता दिवस पर रंगोली बनाने के लिए कक्षा 5 की छात्राओं का चयन करती है। प्रधानाध्यापक उसे इस गतिविधि के लिए कुछ छात्रों का भी चयन करने को कहते हैं। प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन पाठ्य चर्चा अपेक्षा को संबोधित करते हैं, ये आपको बताना है। यानी कि मतलब वो मैडम थी कोई रिद्धि नाम की, वो जो है कुछ लड़कियों का चयन करता है और जो है उसमें प्रिंसिपल बोलता है उसका कि वहाँ पे कुछ लड़का का भी उस ग्रुप में चयन कीजिए। तो वो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम का किसको संबोधित करता है, ये आपको बताना। तो पहला ऑप्शन है विविध अनुभवों के माध्यम से परिवेश के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना। दूसरा ऑप्शन है परिवेश के साथ अंतरक्रिया के माध्यम से प्रक्रिया कौशल का विकास करना। उसके बाद है प्राकृतिक भौतिक एवं मानव संसाधन के प्रति संवेदनाशील विकसित करना। उसके बाद है समानता न्याय और मानवीय गरिमा के संबंधित मुद्दों की पहचान करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामान्यता न्याय एवं मानवीय गरिमा को संबंधित मुद्दों को पहचान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का क्या है। तो क्रिएशन जो होता है ये क्या है, ये आपको बताना। तो पहला ऑप्शन है संभव नहीं है, ये तो होगा नहीं। उसके बाद है शिक्षार्थियों पर निर्भर है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद नवाचार के लिए आवश्यक है, तो इनोवेशन के लिए आवश्यक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समय नष्ट करते हैं, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नवाचार के लिए आवश्यक है, एसेंशियल फॉर इनोवेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रम जो शिक्षार्थियों को जो उन्होंने सीखा है का प्रयोग और अभ्यास करने की अनुमति देता है, ये आपको बताना। तो पहला ऑप्शन है प्रश्नावली प्रक्रम, दूसरा अवलोकन प्रक्रम, तीसरा परियोजना प्रक्रम और चौथा है प्रायोगिक प्रक्रम। तो वह प्रक्रम जो शिक्षार्थियों को जो उन्होंने सीखा है का प्रयोग और अभ्यास करने की अनुमति देता है, उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है परियोजना प्रक्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट मेथड परियोजना प्रक्रम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखना एक सतत प्रक्रिया है। पर्यावरण अध्ययन विषय में सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षक से बातचीत, दूसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक व सामग्री, उसके बाद है सीखने के दौरान हुए अनुभव और चौथा ऑप्शन है क्रियाकलाप के दौरान अंतःक्रिया। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, ये आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीखने के लिए हुए अनुभव, उसके बाद हो जाएगा क्रियाकलाप के दौरान अंतःक्रिया। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा है इसलिए ये दोनों ने, तो चारों आपका आंसर सही है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी और डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सी एंड डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के शैक्षणिक उपागम को अधिग्रहण करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है ज्ञात से ज्ञात उपागम, दूसरा ऑप्शन है अल्प अज्ञात से अल्प ज्ञात उपागम, उसके बाद है ज्ञान से अज्ञान उपागम, उसके बाद है अल्प ज्ञान से अल्प अज्ञान उपागम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर कमेंट करना है आपको, ज्ञान से अज्ञान उपागम हो जाएगा, नॉन टू अननोन अप्रोच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान से अज्ञान उपागम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन विषय में विद्यालय आधारित आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन से आकलन उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होंगे। तो पहला ऑप्शन आपका पेपर और पेंसिल परीक्षण, उसके बाद है सामूहिक कार्य, उसके बाद है निष्पादन परीक्षण, उसके बाद है परियोजना कार्य। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह कार्य ग्रुप वर्क, उसके बाद है प्रोजेक्ट वर्क। तो ये किस ऑप्शन में, आपका ऑप्शन बी में है, 2 में बी एंड डी। तो बी एंड डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक की भूमिका सर्वोत्तम रूप से समझाई गई है। तो पहला ऑप्शन है
ज्ञान प्रदाता के रूप में, उसके बाद है ज्ञान के दाता के रूप में, उसके बाद है ज्ञान की सुगमकर्ता के रूप में, उसके बाद है ज्ञान की सृजनकर्ता के रूप में। तो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षक की भूमिका सर्वोत्तम रूप से समझाई गई है। तो किस रूप में सर्वोत्तम रूप से समझाई गई है? तो ज्ञान की सुगमकर्ता के रूप में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान के सुगमकर्ता के रूप में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधन जो परीक्षण के लिए उपयुक्त किए जा सकते हैं सम्मिलित है। तो पहला ऑप्शन है वृत्तांत अभिलेख, दूसरा ऑप्शन है श्यामपट्ट, तीसरा ऑप्शन है कार्यछत्र, उसके बाद है कार्यपत्र, उसके बाद है पाठ्य पुस्तक। तो साधन जो परीक्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ऑब्जर्वेशन के लिए किसको प्रयुक्त करेंगे ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षण के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं, तो इसका वृत्तांत अभिलेख हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृत्तांत अभिलेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनाया ने चींटियों को एक मरे हुए कान खजूरे को ले जाते हुए देखा। इस आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि चींटियाँ बहुत ताकतवर होती है और छोटी होने पर भी वे बड़े जानवर को ले जा सकती है। तो इस सामान्यीकरण तक पहुंचने में अनाया द्वारा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल में से किन कौशलों को सम्मिलित किया है? तो पहला ऑप्शन है अवलोकन, दूसरा ऑप्शन है भविष्यवाणी, तीसरा ऑप्शन है अनुमान और चौथा ऑप्शन है प्रयोग, पांचवा ऑप्शन है निष्कर्ष। तो इसमें आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो अवलोकन तो करेगा, भविष्यवाणी तो नहीं करेगा, उसके बाद है अनुमान लगा सकता है, प्रयोग तो नहीं करेगा, निष्कर्ष लास्ट में क्या होगा? निष्कर्ष निकल जाएगा। तो इसका हो जाएगा ACE। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की प्रकृति का सर्वोत्तम व्याख्या है? तो पहला ऑप्शन है परिणात्मक आकलन, दूसरा ऑप्शन है निर्देशात्मक आकलन, उसके बाद है वर्णात्मक आकलन, उसके बाद है रचनात्मक आकलन। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा आपका रचनात्मक आकलन। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, रचनात्मक आकलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का सवाल देखिएगा। कोई व्यक्ति ये 13 नंबर है, ठीक है। कोई व्यक्ति अहमदाबाद से तिरुवनंतपुरम जाने के लिए 6 सितंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन अहमदाबाद से 11:30 बजे चली और 8 सितंबर 2022 को 3 बजे तिरुवनंतपुरम पहुंची। यदि ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 2277 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी तो आपको दिया हुआ, लेकिन कुल समय आपको निकालना है। जैसे 6 सितंबर को चल रहा है, तो 6 सितंबर को चल रहा है, तो 6 सितंबर को कब चल रहा है? 6 सितंबर को आपको 11:30 में चल रहा है। तो ट्रेन के केस में हमेशा 24 घंटा का घड़ी होता है, तो ये याद रखिएगा 24 घंटा का। तो 11:30 बजे यानी कि वो सुबह में चला, तो 11:30 बजे जब दिन में चल रहा है तो आधा घंटा में 12 बजेगा। आधा घंटे के बाद फिर आपका 12 से 12 यानी कि 12 घंटा, 12.5 घंटा हो जाएगा। उसके बाद है 7 सितंबर। 7 सितंबर में क्या होगा कि 7 सितंबर में तो वो कहीं पे मतलब स्टॉपेज में है, तो उसको 24 घंटा पूरा हो जाएगा। उसके बाद है 8 सितंबर। तो 8 सितंबर में क्या हो जाएगा? 8 सितंबर में आपका 3 आवर हो जाएगा, यानी कि आपको 12:30 हो गया, उसके बाद 24 आवर अगला दिन, उसके बाद फिर आपका 3 आवर 8 सितंबर का। तो तीनों मिला के कितना हो जाएगा? तीनों मिला के हो जाएगा आपको 39.5। तो ये टोटल आपका टाइम निकल गया। उसके बाद टोटल दूरी कितना आपको दिया हुआ है? 2277। टाइमिंग कितना आया? टाइम आया 39.5, पॉइंट हटाइएगा 10, कट कुट कीजिएगा तो 57.9 आता है। तो 57.9 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टि दोष से ग्रसित विद्यार्थी के लिए ब्रेल लिपि को शैक्षिक समान रूप से प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि आधारित है, कितने बिंदुओं पर ब्रेल लिपि आधारित होता है ये आपको बताना है। ये होता है 6 बिंदुओं पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 डॉट। और उसके बाद जो है ब्रेल लिपि जो है लुइस ब्रेल द्वारा बनाया गया, तो इसलिए उसके नाम पे मतलब ब्रेल लिपि इसका नाम रखा गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बावली रेफर्स टू, यानी कि बावड़ी का अर्थ क्या है? इंग्लिश में बावली बोला जाता है और हिंदी में बावड़ी बोला जाता है। तो पहला ऑप्शन है कुआं, दूसरा ऑप्शन है सीढ़ीदार कुआं, उसके बाद है तालाब, उसके बाद है झरना। तो बावड़ी का अर्थ क्या हो जाएगा? सीढ़ीदार कुआं हो जाएगा। तो बावड़ी का अर्थ आपका हो जाएगा सीढ़ीदार कुआं, राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया
तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पहला ऑप्शन है बढ़ता है और वायु में नमी अधिक होती है। दूसरा ऑप्शन है बढ़ता है और वायु में नमी कम होती है। उसके बाद है घटता है और वायु में नमी कम होती है। उसके बाद है घटता है और वायु में नमी अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया जब धीमी होती है तब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल घटता है और वायु में नमी अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका विभिन्न सब्जियों को उनके खाने योग्य भागों के साथ दिखा रही है। लहसुन के लिए वह क्या दिखाती है? तो पहला ऑप्शन है बल्ब, दूसरा ऑप्शन है जड़, तीसरा ऑप्शन है बीज और चौथा ऑप्शन है राइजोम। तो लहसुन जो है कैसा होता है? लहसुन आपका गोला होता है, पत्ता उसका ऐसे होता है और जड़ होता है। तो ये किस टाइप का लग रहा है? ये आपका बॉल की तरह लग रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल्ब। और एक क्वेश्चन पूछेगा तना आपका क्या है? तो तना आपका जो होता है लहसुन आपका तना होता है। तो तना अस्टीम अगर ऑप्शन रहता तो अस्टीम भी दिखा सकती थी, यानी कि तना भी दिखा सकती थी। और तना में आपका क्या सब हो जाएगा? अदरक हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा, लहसुन और हो जाएगा प्याज हो जाएगा। ये सब आपका अस्टीम है। अस्टीम इसका खाने वाला योग्य भाग हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए पद तेल प्रयुक्त होता है? तो पहला ऑप्शन है पेट्रोल और कच्चा तेल, दूसरा ऑप्शन है डीजल और पेट्रोल, तीसरा ऑप्शन है कच्चा तेल और डीजल और चौथा ऑप्शन है पेट्रोल, डीजल और कच्चा तेल। तो निम्नलिखित किस पद के लिए, मतलब किसके लिए तेल का उपयोग करते हैं? तेल का उपयोग पेट्रोल, डीजल और कच्चा तेल के लिए करते हैं। तो यही हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का जुगल चुनिए। तो पहला ऑप्शन है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है लक्षद्वीप और चंडीगढ़, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली और उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन है लद्दाख और मिजोरम। तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश आपका क्या हो जाएगा? स्टेट हो जाएगा, यानी कि राज्य हो गया। ये आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। उसके बाद लक्षद्वीप और चंडीगढ़, तो लक्षद्वीप और चंडीगढ़ यही आपका यूटी है, संघ शासित प्रदेश है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दिल्ली और उत्तराखंड, तो दिल्ली आपका संघ शासित प्रदेश है लेकिन उत्तराखंड नहीं है। उसके बाद है लद्दाख और मिजोरम, लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन आपका मिजोरम नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लक्षद्वीप और चंडीगढ़। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन जल विभाजक प्रबंधन के संदर्भ में सही है? तो पहला ऑप्शन है भूमिगत तथा सतही जल का संरक्षण, ये तो सही हो जाएगा। उसके बाद है व्यक्तिगत स्तर पर संभाला जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत स्तर पर कैसे जल को संभालेगा? उसके बाद है योजना बनाने के लिए निधि कोष का आवंटन निर्धारित करना, ये भी आपका हो जाएगा। उसके बाद है जल के संरक्षण हेतु जल विभाजक पॉलिसी का गठन, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ACD। तो 2 में दिया हुआ ACD। व्यक्तिगत स्तर पे कैसे ही संभाला जा सकता है जल विभाजक को? संभव नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है ये आपको बताना। पहला ऑप्शन है पीपल का वृक्ष, दूसरा ऑप्शन है नीम का वृक्ष, तीसरा ऑप्शन है बरगद का वृक्ष और चौथा ऑप्शन है कदम का वृक्ष। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा बरगद का वृक्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बरगद का वृक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चांगपा है, चांगपा कहाँ का जनजाति है ये आपको बताना। तो पहला ऑप्शन है ठंडे रेगिस्तानों में निवास करने वाली एक जनजाति है, उसके बाद है पहाड़ों पर निवास करने वाली एक जनजाति है, उसके बाद है पठार क्षेत्र में निवास करने वाली एक जनजाति है और चौथा ऑप्शन है नदियों के समीप रहने वाली एक जनजाति है। तो चांगपा जो है एक पहाड़ पर निवास करने वाली जनजाति है जो कि आपको मुख्यतः पाया जाता है लद्दाख और जम्मू कश्मीर के आसपास। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आसपास ये जनजाति रहता है। और ये जो है पश्मीना ऊन जो होता है यही लोग बकरी का पालन करता है जिससे पश्मीना ऊन प्राप्ति होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महत्वपूर्ण कारक जो पदार्थ के दुरुपयोग में योगदान देता है। महत्वपूर्ण कारक जो पदार्थ के दुरुपयोग में योगदान देता है ये आपको बताना। तो पहला ऑप्शन है दुरुपयोग करने वालों का लिंग, दूसरा ऑप्शन है वे जिन क्षेत्र में रहने वाले हैं वहाँ तंबाकू उगाया जाता है, उसके बाद है अन्य परिवारों के सदस्यों द्वारा पदार्थों के नियमित प्रयोग या उपयोग, उसके बाद है क्षेत्र में जलवायु की स्थिति। तो महत्वपूर्ण कारक जो पदार्थ के दुरुपयोग में योगदान देता है तो ये अन्य परिवारों के सदस्यों द्वारा पदार्थों के नियमित प्रयोग या उपयोग, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर।
यही आपका दुरुपयोग में योगदान करेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में प्रवचन एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। उत्प्रवासन मूल्यतः निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है एक देश से दूसरे देश में स्थान बदलना, उसके बाद है एक शहरी क्षेत्र से दूसरे शहरी क्षेत्र में स्थान बदलना, उसके बाद है एक देश से बाहर स्थान बदलना, उसके बाद है एक देश के अंदर स्थान बदलना। तो इमाइग्रेशन इज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन अ सोशल साइंस। इमिग्रेशन बेसिकली डिनोट्स व्हिच ऑफ द फ्लोइंग। तो इसमें कौन सा बताना है आपको? मूवमेंट ऑफ आउट ऑफ अ कंट्री, मतलब एक देश से बाहर स्थान बदलना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काहे कि नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ जाते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।